रनर अप्स थे उनकी बेसिकली उनको सिलेक्ट किया गया है, उनको इनवाइट किया गया है बोलने के लिए, और उनमें से सिर्फ 7 ही मतलब 5 to 7 वो चूज करेंगे, एंड आपको उसमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस से बोलना है। तो जो भी रनर अप्स थे 28 स्टेट्स के मैम, उन सबका कंपटीशन करवाया गया। उनमें से 25 स्टेट सिलेक्ट हुई पार्लियामेंट के लिए, और 25 में से जैसे आपने बताया उसमें सिर्फ 7 को मौका मिला वहां पर रिप्रेजेंट करने का एज अ स्पीकर, एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव, और उन 7 में से मेरा नाम भी था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। तो 1 बॉय एंड 6 गर्ल्स, तो दैट वाज समथिंग वेरी, आई वुड से, ओवरवेलमिंग ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, और एक डर था कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो कि जो स्टेट्स में से, मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेट सिलेक्ट हुई है उसमें से मेरा नाम एज अ स्पीकर ना आए। तो ऑब्वियसली एक डायलेमा था, एक डर था, बट कहीं ना कहीं चीजें दे टर्न्ड अप वेरी पॉजिटिव फॉर मी। एंड बस फिर वहां पर जब मेरा नाम आ गया, इट वॉज वेरी ऑफिशियल, एंड आई रिमेम्बर उस टाइम जब मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर स्पीच तैयार करनी थी, तो मैंने मैम को अप्रोच किया, बिकॉज मैम इज वेरी क्लोज टू द फिलोसफी एंड द टीचिंग्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड मैम का काम भी बहुत क्लोजली मैम ने काम किया है दलित स्टडीज के ऊपर। तो मैंने मैम की हेल्प ली, मैम के कुछ मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए जो मैं अपनी स्पीच में जो मेरी सिलेक्शन स्पीच थी, स्क्रूटनी स्पीच थी, उसमें मैं बोल सकता हूँ। और मैंने जब वो अपनी वीडियो भेजी और जब नोटिफिकेशन निकली, तो आई वाज सो हैप्पी, एंड आई शेयर्ड विद मैम आल्सो, एंड मैम वाज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी। एक्सट्रीमली प्राउड, इट वाज अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि Yes. जब आपका स्टूडेंट ऐसी जगह पे जाके बोलता है और उनके बारे में, जिनकी फिलोसफी को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, इट मींस अ लॉट। True. So he was always this boy, and he is all, मुझे पता है he will be like this only, ये आगे जाओगे और रोशन करोगे। चलिए, तो दीक्षांत, मुझे याद है, अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि दीक्षांत की स्पीच इतनी अच्छी थी कि जो ऑनरेबल स्पीकर हैं बिरला जी, हाँ ठीक है, उन्होंने भी, ओम बिरला जी, हाँ जी। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सिर्फ 3 स्पीचेस को टैग किया था, जिसपे से दीक्षांत की स्पीच भी एक थी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इनकी स्पीच जो है अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वो भी व्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्पीच थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने। जो वो स्पीच थी वो पूरा लाइव सेशन रिकॉर्ड हुआ था, एंड आप संसद टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उस पे सर्च कर सकते हैं दीक्षांत शर्मा पार्लियामेंट या दीक्षांत शर्मा स्पीच ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर डाल के आपको मिल जाएगी, मैम टैग भी कर देंगे। एंड यस, मैम ने बिल्कुल सही कहा, जब ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी ने शेयर किया अपने ऑफिशियल जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे जिनका शेयर किया, और उनमें से मैं भी था, तो दैट गेव मी, आई वुड से, समथिंग वेरी अ बिग इंस्पिरेशन, कि चलो वहां पर इट वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज वहां एक प्रेजेंटेशन थी, बट उसमें से ही कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्टिंग था कि अगर उन्होंने शेयर की है तो कुछ ना कुछ अच्छा बोला होगा। तो तारीफ भी लोगों ने बहुत की थी, बट उसको मैंने एज अ ब्लेसिंग लिया कि और अच्छा मैम लाइफ में करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैम मैंने वहां जाके ऑब्जर्व किया, लर्न की, वो ये थी कि वहां पर एक तो मुझे बहुत डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इट वॉज लाइक अ वेरी गुड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, कि आप वहां पर हर स्टेट का एक जो रिप्रेजेंटेटिव आया है उनसे बात कर रहे हो। तो हमारा एक ग्रुप बना, हमने दिल्ली दर्शन किया, तो आपस में डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट कल्चरल इंटरेक्शन हुई, उनके कल्चर के बारे में जाना। तो एक ना कहीं जो हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसका भी कहीं ना कहीं आई वुड से बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला मुझे। और वहां पर ऑनरेबल जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने काफी सारे मेरे से सवाल किए, काफी अच्छी इंटरेक्शन रही उनसे। हमारे लोकसभा के जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल है उत्कल जी, तो उनसे भी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। उन्होंने काफी बातचीत की, यूथ को कैसे हम आगे ला सकते हैं, स्पेशली जो पीपल हु आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस और फ्रॉम रूरल एरियाज, तो वो कैसे आगे आके अपलिफ्ट हो सकते हैं, और उनसे अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई। तो बेसिकली जब आप ऐसे अच्छे हाई डिग्निटरीज से मिलते हो, IAS officers, and I would say the great people who are really working in the core of the ministry, तो आपको कहीं ना कहीं obviously इंस्पिरेशन तो मिलती ही है,
बट आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सीखने को आपको एक डिफरेंट एंगल मिलता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे आपकी पर्सनालिटी शेप होती है, और जो आपको वहां जाके गाइस कॉन्फिडेंस मिलता है ना, दैट इज आई वुड से अनबीटेबल। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको और अच्छी चीजें करने के लिए ना प्रोत्साहित करता है। तो आई ऑल्सो प्रे कि जो भी ये सेशन देख रहा है वो जरूर यूथ पार्लियामेंट के लिए अप्लाई करे। अभी दोबारा कमिंग ईयर में 2024 में मैम जनवरी में इसके फॉर्म्स ओपन होंगे। बच्चे या तो अगर एनएसएस वॉलंटियर है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने आप क्लोजेस्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में जो आधार कार्ड पे एड्रेस होता है, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड पे है उसके अकॉर्डिंग जो आपका नेहरू युवा केंद्र है उसके थ्रू आप अप्लाई करिए। जरूर ट्राई करिए। देखिए, पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी चीज है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग का तो जरूर कंट्री को प्राउड फील करवाइए और आगे जाके रिप्रेजेंट करिए। सो दिस आई विल से। थैंक यू, डू अप्लाई। अच्छा, जैसे कि दीक्षांत, हमने देखा कि आपने 7 रिसर्च पेपर से भी ज्यादा पब्लिश किए हुए हैं, और इतनी यंग एज में, मैं वैसे आपको बता दूं, रिसर्च स्कॉलर्स भी इतने पेपर्स पब्लिश नहीं करवा पाते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, इवन कई प्रोफेसर्स भी, सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट। और दीक्षांत ने इतनी यंग एज में इतने पेपर पब्लिश करा दिए, तो प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए कि ये सब कैसे हुआ, और आप क्या इनको सजेशन देना चाहिए कि ये भी कैसे आगे इस चीज पे, रिसर्च पे, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो कैसे कर सकते हैं। हाँ जी मैम। तो मैम देखिए, रिसर्च एक ऐसी फील्ड है विच इज टोटली अपॉन योर इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें आप कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि भाई मैंने जबरदस्ती रिसर्च करनी है। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी रिसर्च करनी तो आपको मैम उसमें डूबना पड़ता है, आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली यू कैन टेक सेकेंडरी डेटा सोर्सेज बेसिकली कि आपको कुछ छोटा पेपर लिखना है, बट अगर आपको एक अच्छी एम्पिरिकल स्टडी करनी है तो आपको प्राइवेट डेटा को तो कंसल्ट करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। तो रही मैम मेरी बात, तो ये तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट क्लास 12 से ही शुरू हो गया था, एज आई गॉट सिलेक्टेड फॉर चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड आई क्वालिफाइड द स्टेट लेवल। उसमें मुझे बेसिकली बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवार्ड भी मिला था, एंड इट वाज ऑन वेस्ट टू वेल्थ। आई फोकस्ड ऑन 4 काइंड्स ऑफ वेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं मैम वहीं से ही मेरा बेसिकली रिसर्च में प्राइमरी डेटा सोर्सेस कैसे आप ले सकते हैं। फिर +2 के बाद जब मैं अपने ग्रेजुएशन में आया तो स्लोली ग्रेजुअली डिफरेंट सोशल इश्यूज के ऊपर काम करना शुरू किया, बिकॉज जो मेरा सब्जेक्ट था इट वाज सोशियोलॉजी, राइट। एंड हम ऑनर्स में भी कहीं ना कहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी को एज अ पेपर पढ़ते हैं, और हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिकली सोशली आई वुड से बहुत रेलेवेंट रहते हैं हमारे लिए। तो मतलब जो सब्जेक्ट था वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, बट आई वांटेड कि कुछ इसको प्रैक्टिकली भी इसका आउटलुक मुझे मिले। तो आई स्टार्टेड ऑन रिसर्च एंड आई कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज। फिर ग्राउंड पे भी बहुत काम किया, पॉवर्टी के ऊपर काफी काम किया, स्लम्स एरिया में हम विजिट किए, ड्रग अब्यूज पे काफी काम किया, राइट। एंड बस ऐसे ही मैम जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जब मैंने फोकस किया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर फोकस किया, तो रिसर्च में अपने आप इंटरेस्ट बढ़ा। एंड मैम ऑल्सो यूज्ड टू टीच अस मोर अबाउट रिसर्च पेपर राइटिंग इन द क्लास। एक हमारी जैसे मैम पीपीटी सेशंस करवाते थे, प्रेजेंटेशन सेशंस, तो वो छोटी छोटी चीजें जब हम ऑनलाइन लॉकडाउन में क्लासेस में करते थे, बिकॉज दैट टाइम इन फर्स्ट ईयर द क्लासेस वर आई गेस टोटली ऑनलाइन वर्चुअल, तो उस टाइम तो कुछ ऑफलाइन नहीं था, बट वो चीजें जो हमारी उसने बेस लाइन तैयार कर दी, और उसके बाद हमने वो चीजें कॉलेज में आके 2nd 3rd ईयर में इम्प्लीमेंट की। सो दैट वाज बेसिकली मैम विच delved deeper into the research, and that was something I kept on exploring, and now also I write many articles, research papers, जितना मेरे से हो सकता है। तो इसमें मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि कोई स्टूडेंट के ऊपर एक एज क्राइटेरिया सेट होता है, या फिर वो हम उसको एक जर्नलाइज कर दे कि ये पीएचडी वाले ही करेंगे। इफ यू हैव द फ्लेयर फॉर राइटिंग, एंड इफ यू हैव द इंटरेस्ट फॉर फाइंडिंग समथिंग द बियॉन्ड, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, कि आप फील्ड पे जाके काम करते हो, तो यू आर ऑल्सो द पर्सन हु कैन स्टार्ट writing your research papers and start giving it to the reputed UGC care list journals, approved journals, and you'll see your papers in print. You have also published paper
presented paper in the university as well, right? हाँ जी मैम, in various universities as well. Yes. Or I would say government conferences and across different states, I would Right. say. And approximately more than, I would say, I have presented the paper in more than 25 conferences in my entire graduation. And now also I keep on doing. And the thing which I have learned, from that is कि first you go with very strong networking. जो आपका एक सर्कल बनता है ना स्कॉलर्स का, प्रोफेसर्स का, वो बहुत ही it is of like a cream basically. Academicians are connected in a very nice way. Secondly, you learn very new things अगर आप properly sessions को, technical sessions होते हैं उनको अच्छे से सुनते हो, note down करते हो. और तीसरी चीज आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, प्रेजेंट करने का, तो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द पेपर प्रेजेंटेशंस. एंड एट अ वेरी यंग स्टेज आप देखिए, इस एज में आप यू आर बीइंग अ पैनलिस्ट, यू आर बीइंग अ कीनोट स्पीकर एंड रिसोर्स पर्सन, मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन. आपको सीखना चाहिए. खैर, इसके बारे में हम और भी वीडियोस, हम और भी सेशंस करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे. काफी डिटेल टॉपिक है अपने आप में ही, बिकॉज दीक्षांत जो है ही हैज वर्कड इन वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट of India, and he's a master trainer of Nasha Mukt Bharat Abhiyan under Ministry of Social Justice Empowerment. तो ये इसके ऊपर हम, क्योंकि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं और इन्होंने काफी काम किया है, तो उसको हम सेपरेटली कभी किसी और दिन करेंगे. तो खैर आज के लिए इतना ही, और आई होप दीक्षांत आपको ये पसंद आया होगा. Definitely, ma'am, and it was something I would say very insightful. और मुझे लगता है ज्यादा मुझसे ज्यादा मेरे viewers जो देख रहे हैं, हमारे viewers है, मेरी जनता है, उनको पसंद आए. और अगर उनके कोई questions है, doubts है, तो वो मुझसे बट खत्म करने से पहले दीक्षांत, आप कुछ थोड़ी सी लाइनों में मेरे व्यूअर्स को, कुछ जो मेरे, क्योंकि मेजॉरिटी यंग स्टूडेंट्स ही देखते हैं, तो आप जो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या सजेशन और एडवाइस देना चाहोगे? डेफिनेटली, जाने से पहले ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी हैव टुडे, सो आई विल जस्ट गिव अ फॉर्मूला है जो मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था एट पार्लियामेंट, दैट इज एम, ड्यूटी एंड डिवोशन. अगर हर इंसान अपनी लाइफ में ये ADD फॉर्मूला अपना ले, तो आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लीड टूवर्ड्स सक्सेस. एंड व्हाट इज दैट? A is like aim, and without aim life is, I would say, directionless. Then without duty life is meaningless, and obviously without devotion life is incomplete. Very well said. बोलने का बस यही मतलब है कि अगर आपको कोई बड़ा एम अचीव करना है लाइफ में, तो छोटे छोटे एम्स रखना जरूरी है. पर वो एम भी ऐसे नहीं कि बस लिख लिया और वो एम डिसाइड हो गया. ड्यूटी करना जरूरी है. और ड्यूटी भी ये नहीं कि बस आप किताब लेके बैठे हैं, आपका एम भी है पर आप पढ़ नहीं रहे हैं या फिर उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं. पढ़ाई भी डिवोशन के साथ, या कोई भी काम है डिवोशन के साथ करना है. तो एम, उसके साथ ड्यूटी करो और डिवोशन के साथ करो. तो दैट इज माय स्ट्रैटेजी व्हिच आई एम शेयरिंग हियर टुडे. Very good. Thank you so much for being here, for having a conversation with me and with my viewers. और अगर आप लोग दीक्षांत के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आई विल गोइंग टू शेयर हिज इंस्टाग्राम चैनल, जो भी आईडी है इनकी, प्लस जो भी इनकी डिटेल्स आई विल गोइंग टू शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप सवाल पूछ सकते हैं, इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की जो बातचीत सीरीज है इसको आगे बढ़ाऊं, सो प्लीज डू कमेंट. And thank you so much for watching. Please do not forget to subscribe the channel, like, share and subscribe and comment. Yeah. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.